नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं मामा की बात करने वाला हूँ। मामा से आशय मेरा कोई शिवराज सिंह चौहान से नहीं है, मामा से आशय मेरा अपने मामा से नहीं है। मुझे लगता है कि सबका प्यारा जो चंदा मामा है, बचपन से जेहन में एक शब्द सुनाई आता रहता कि सबकी आँखों का तारा मेरा मामा, सबसे प्यारा मेरा चंदा मामा। दरअसल जब चुनाव नज़दीक आते हैं या कोई उत्सव होता है, सार्वजनिक उत्सव, तो बहुत सारे चंदा मामा प्रकट होते हैं जो अलग अलग तरह से रसीद कट्टे लेकर या अलग अलग और भी तौर तरीके अपना के चंदा लेते हैं। अब ये चंदा जो है, एक तरह से तो ये होता है कि वो चंदे का एक सार्वजनिक हिसाब किताब होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि चंदा लोग जो हैं उसको चंदा चोरी जिसको बोलते हैं, वो चंदा चोरी में भी बहुत लग जाते हैं। तो अगर आज के दौर में ये कहा जाए कि चुनावी चंदा जो है भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी है, तो किसी भी मामले में गलत नहीं होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के किसी को गुप्त चंदा कोई क्यों देगा, और जो गुप्त दान देता है वो बताता नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो जहाँ स्वार्थ होता है वहीं प्रीति दिखती है, बिन स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं होती। तो राजनीतिक दलों और बड़े औद्योगिक घरानों के बीच बिना स्वार्थ के प्रीति हो ही नहीं सकती। यहाँ हम बड़े औद्योगिक घराने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी राशि इन्हीं से प्राप्त हो सकती है। वैसे तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम गर्व से इस बारे में दुनिया भर में अलग अलग मंचों से बात करते हैं। लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, जनता की इच्छा से, उसके चुनाव से बनने वाली सरकार। या अगर हम इस तरह कहें कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। पर क्या वाकई ऐसा है? इस देश को क्या जनता चलाती है, या इसकी नीति निर्धारित करने में बहुत सारे औद्योगिक घरानों का हाथ होता है? जैसा कि अभी चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है कि कौन जीतेगा तो किसकी सरकार बनेगी, कौन उद्योगपति चलाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें अलग अलग मंच से हमको सुनाई देती है। केंद्र की जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में उसने जो सॉलिसिटर जनरल की ओर से जो हलफनामा दिया है, जो कहा है कि जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड के संबंध में चल रही सुनवाई के दौरान, जो अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटमणि, उन्होंने कहा कि जनता को राजनीतिक दलों से मिलने वाले चुनावी चंदे का जानने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में 4 पेज का एक लिखित जवाब दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में चंदा देने वाले की गोपनीयता का लाभ मिलता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये निर्देश जारी कर चुका है कि सभी दलों को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी चाहिए। अब यहाँ रुक के एक बात समझना है कि चुनाव में जो कुछ अभी तब्दीली आई है, अभी अपराधी जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो भी प्रत्याशी, उनको अपना अपराध का रिकॉर्ड भी देना पड़ता है। उन्होंने कितना खर्च किया आए हुए की जानकारी देनी पड़ती है। पर अगर राजनीतिक पार्टियां भी पैसे खर्च करती हैं, पैसे तो खर्च कर रहे हैं, पर पैसे आ कहाँ से रहे ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहस चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल चुनावी चंदा का एक तरीका है। अगर कोई किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे सकता है। ये बॉन्ड 15 दिन तक ही वैलिड होता है। इसे स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखों से खरीद सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध है। इसे कोई भी व्यक्ति, समूह या फिर कंपनी खरीद सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले या फिर उसे पाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी कहीं भी साझा नहीं की जाती। यही वजह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 के बाद से ही विवादों में है। दरअसल चुनाव नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या संस्थान 2000 रुपये या इससे अधिक का चंदा किसी पार्टी को देता है तो राजनीतिक दल को दानकर्ता के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती। हालांकि चुनावी बॉन्ड से इस बाधा को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा दे सकता है, और ये चंदा बड़े पैमाने पे देश से भी आता है, बाहर से भी आ रहा है। और राजनीतिक दलों की जो वेल्थ बोलते हैं, जिसकी इनकम बढ़ी है, वो समझने लायक बात है कि कैसे उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। ये ग्राफ यदि हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये किस तरह से चुनावी चंदा बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेते हैं उन राजनीतिक दलों को सिर्फ ये बताना होता है कि चुनाव बॉन्ड के जरिए उन्हें कितना चंदा प्राप्त हुआ। इसलिए चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। जबकि पारदर्शिता की बात बहुत होती है,
सूचना का अधिकार लागू किया गया, सब जगह इस समय कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन शासन पारदर्शी है, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इससे गुरेज करती न जा रही। इस योजना के आने के बाद से बड़े राजनीतिक दलों को अन्य माध्यमों से मिलने वाले चंदे में गिरावट आई है और चुनावी बॉन्ड के जरिए मिल रहे चंदे में बढ़ोतरी हो रही। सबसे पहले स्वयं चुनाव आयोग ने 2017 में योजना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद 2018 में इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार योजना पे अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। एक तरफ सरकार की एजेंसियां किसी संस्थान पर उसे मिलने वाले फंड को लेकर छापा डाल सकती हैं। हाल ही में एक मीडिया समूह से जुड़े पत्रकारों पे को अचानक रात में उठा लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। हम मानते हैं कि पारदर्शिता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और समाज का निर्माण हो सकता है। एक तरफ राजनीतिक दलों की संपत्तियां लगातार बढ़ रही हैं। साल 2021-22 के दौरान 8 राजनीतिक दलों की संपत्ति 8,829 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2020-21 में बीजेपी के पास 4,990 करोड़ की संपत्ति घोषित की गई है, जो 2021-22 में 21.17% से बढ़कर करीब 6,046 करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 691.11 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई है, जो 2021 में 16.58% बढ़कर 805.68 करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह वित्त वर्ष में 2021-22 के लिए कांग्रेस फिर से 41.95 करोड़ की देनदारी के साथ शीर्ष पर थी। इसके बाद माकपा और बीजेपी ने क्रमशः 12.21 करोड़ रुपए और 5.17 करोड़ रुपए की देनदारी की घोषणा की है। ये एक बताता राजनीतिक पार्टियों के हमने जो मिलने वाले जो आंकड़े उपलब्ध है उसके बारे में चंदे से ये बात कही है, उनकी संपत्तियों की बात की। कहीं ना कहीं देश की राजनीति में चुनाव सिस्टम में धन बल हावी हो रहा है। उस पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम में पारदर्शिता लाने की जरूरत है, नहीं तो लोकतंत्र के मायने बदल जाएंगे। ये केवल धनतंत्र में बदल कर रह जाएगा। आज जिस तरह से राजनीति सौदेबाजी या हो रही राजनीति में जिस तरह खरीद फरोख्त चल रही है, उससे के पहले भी आम जनता के लिए काम करने के लिए धन की बहुत जरूरत हो रही थी और राजनीति करना धनाढ़ वर्ग का सगल बनता जा रहा है। आज 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में जिस तरह से लगभग सभी पार्टियों से करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है, उससे भी इस बात का अंदाजा लग रहा है कि चुनावी राजनीति में आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवार पर ज्यादा दांव लगाया जा रहा है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी बात हुई थी और आज इस पर बहस जारी। तो जैसा हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही है तो उसमें सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड के योजना के तहत मिलने वाले धन के स्रोत के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं है, ऐसा जो सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमणी, उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत लोगों को सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, जबकि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी में इसी के तहत बहुत सारी चीज़ें बोलने का और जानकारी लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई एक दलील में वेंकटमणि ने कहा है कि तार्किक प्रतिबंध की स्थिति नहीं होने पर किसी भी चीज और प्रत्येक चीज के बारे में जानने का अधिकार नहीं हो सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किसी कानून या अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से मामले की सुनवाई शुरू की है। अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष न्यायालय से कहा है कि जिस योजना की बात की जा रही है वह अंशदान करने वाले को गोपनीयता का लाभ देती है। यह इस बात को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करता है कि जो भी अंशदान हो वह काला धन नहीं हो। यह कर दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस तरह यह किसी मौजूदा अधिकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करता। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जो कि इस देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर केंद्र सरकार पे उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि भाजपा अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह अपारदर्शी तरीके से बड़े कारपोरेट से धन जुटाएगी। उन्होंने कहा है कि इसका उत्तर डिजिटल लेन देन के माध्यम से छोटे दानदाताओं के पारदर्शी क्राउड फंडिंग से है। अब इस पे जो भाजपा की ओर से जो हैं पलटवार करते हुए जो मालवीय हैं, उन्होंने कहा है कि सच्चा लोकतंत्र तब होता है जब छोटे व्यवसाय और कारपोरेट दानदाताओं को किसी भी पार्टी में दान देने की आज़ादी होती है। अगर कोई अलग पार्टी सत्ता में आती तो प्रतिक्रिया का डर नहीं होगा। अब ये सवाल ये है कि क्या
हम जिन देशों में, हम अलग अलग देश देखते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, अमेरिका से लेके हम अन्य देशों में देखते हैं कि वहाँ ये घोषित है कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। एक आदमी और एक जो उद्योगपति है वो सभी पार्टियों को चंदा देता है, किसी को ज़्यादा देता है, जिसकी जीतने की संभावना होती है हो सकता है उसको ज़्यादा दे, पर ये पता तो होना चाहिए कि ये चंदा दे रहा है। तो यदि चंदा दे रहा है और उसको भी छुपा रहा है, मतलब ये तो ये हो गया कि आप गोपनीय दान दे रहे हैं, तिरुपति के मंदिर में आप गए हैं और चुपचाप से आपने दान डाल दिया, और अचानक से जब डब्बा खुलेगा तो मालूम पड़ेगा कि भगवान को लाखों रुपए किसी ने छपाया, कोई गोपनीय भेंट कर गया। ये कोई भगवान का मंदिर नहीं है, ये एक चुनाव प्रक्रिया है, राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें ये मालूम होना चाहिए लोगों को कि ये पार्टी यदि आएगी तो किसके हित का संवर्धन करेगी, किसके साथ खड़ी दिखेगी, जैसा कि बाकी देशों में भी होता है। पर हमारे यहाँ जो है वो इस बारे में कहीं ना कहीं जो है वो गोपनीयता बरती जा रही है। और 31 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, BR गवई हैं, JP पारदीवाला है, जस्टिस मनोज मिश्रा की जो पीठ है उसमें ये सुनवाई चल रही है। और वहाँ पर जो बड़े देश के वकील हैं प्रशांत भूषण, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को जो है का योगदान 60% से अधिक मिला है, अन्य महत्वहीन हो गए। अगर किसी नागरिक को, उम्मीदवारों को उसकी संपत्ति, देनदारी, आपराधिक इतिहास आदि के बारे में जानने का अधिकार है, तो नागरिकों को यह भी जानने का अधिकार है कि इन राजनीतिक दलों को कौन फंड कर रहा है। पार्टियों को 10वीं अनुसूची के तहत भी ये अधिकार है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का कहना है कि ऐसे अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है, लेकिन यहाँ प्रतिबंधों को पहले स्थान पर उचित होने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल की संभावना खुलती है। राजनीतिक दलों के पास सेल्स कंपनियों के माध्यम से जो धन आ रहा है वो काला धन भी हो सकता है। तो ये प्रशांत भूषण ने बहुत सारे तर्क दिए हैं, इस पर अभी लगातार बहस होगी। ये बहस हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फाइंडिंग देता है। पर हमको लगता है कि राजनीतिक दलों को अपने पूरे कामकाज में, अपने अकाउंटिंग में पारदर्शी होना चाहिए, और उसको कौन चंदा दे रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो आरोप लग रहे हैं कि ये दो लोग इसको सरकार को चला रहे हैं, तो एक सरकार की विश्वसनीयता का भी सवाल है कि क्या वो कुछ औद्योगिक घरानों से चल रही है, कि वो जनता के चंदे से चल रही है। उसके वो आएगी तो वो किसके हितों का संवर्धन करेगी, ये जानना भी जो वोटर है उसको भी ये जानने का हक है कि मेरे देश में जो कुछ हम कमा रहे हैं वो संपत्ति कहीं कुछ लोगों के हाथ में तो नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो हम लगते हैं कि ये जो चुनाव के समय जो चंदा मामा सबको प्यारा लगता है, वो चंदा मामा दिखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी, हमारे यहाँ पूरी एक परंपरा है कि हम बहुत सारे, कल आज स्त्रियों का करवा चौथ होगा, वो भी चंदा को देखेंगी, जब ईद होगी तब भी चांद को देखेंगे। तो चांद हो या चंदा मामा जिसको हम कहें, तो चंदा मामा दिखना चाहिए कि इस चंदे को कौन दे रहा है। नमस्कार।